नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धरित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 19 से 31 मई 2025 की समसामयिक घटनाओं का दूसरा भाग होगा, जिसमें हम पिछले वीडियो के बचे हुए सेगमेंट्स के न्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित सारे न्यूज को कवर किया था, तो इस वीडियो में हम बचे हुए सेगमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है भारत और विश्व के भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समसामयिक घटना था। और जिसका पहला न्यूज है कि हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है और इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें चार जो है मेजर द्वीप है, इनमें से एक द्वीप है क्यूशू द्वीप, और इसी क्यूशू द्वीप पर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये आप ध्यान रखिए। अगला न्यूज है कि हाल ही में माओ लीवो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगला न्यूज है कि हाल ही में नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। ये नाम याद रखिएगा, याला ग्लेशियर, जो कि नेपाल में स्थित है, और इसे हाल ही में मृत घोषित कर दिया गया है। और इसके बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे हम कि नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित यह ग्लेशियर जो है, नेपाल का ऐसा पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, क्योंकि यह 1970 के दशक से अब तक जो है कुल 66% तक सिकुड़ गया है। यानी कि अब इसे फिर से जो है इसे पुराने स्वरूप में वापस लाया जाना संभव नहीं है। यही कारण है कि ये एशिया का ऐसा पहला ग्लेशियर बन गया है जिसे मृत घोषित करके एक स्मारक पट्टिका दे दी गई है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया है एक और पॉइंट, कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं है। वियाला ग्लेशियर के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, अब तक जो है, जैसा कि 2024 में ये ग्लेशियर सिकुड़कर सिकुड़ते सिकुड़ते अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोता जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है, जैसे हमारे यहाँ जब किसी किसी व्यक्ति का देहावसान होता है तो हम लोग शोक मनाते हैं, तो उसी तरह से नेपाल में जो है पूरे विधि विधान के साथ इस याला ग्लेशियर के मृत प्राय होने की स्थिति में जो है शोक मनाया जा रहा है, जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं। तो इस याला ग्लेशियर के इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है 16वीं एशियाई शेर जनगणना 2025 है। तो हाल ही में गुजरात वन विभाग द्वारा जारी जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेर की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है, जो कि बड़ी ही खुशी की बात है। क्योंकि हम जो लगातार जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे थे, उसका परिणाम अब दिखने लगा है, सकारात्मक परिणाम। जब शेरों की आबादी जो है, एशियाई शेरों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो 2020 में जब 15वीं जनगणना हुई थी, तब उस वक्त की तुलना में जब 16वीं जनगणना की गई है, तो उसमें 32.2% की वृद्धि हुई है। यानी कि 15वीं जनगणना की तुलना में 16वीं जनगणना में, यानी कि 2020 की तुलना में 2025 में। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में जान लेते हैं कि इसे 2020 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ये एक ऐसा दीर्घकालिक पहल जिसके अंतर्गत एक स्थायी वातावरण बनाकर एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इस नंबर को, इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। इस सम्मेलन का आयोजन जो है फ्रांस के नीस शहर में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है फ्रांस और कोस्टा रिका की सरकारों के सहयोग से किया जाएगा। और इस वर्ष का जो थीम है वो है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। तो इससे संबंधित सारे तथ्य याद ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन जो है फ्रांस के इस शहर में किया जाएगा। और किनके सहयोग से? तो दो देशों के सहयोग से, फ्रांस और कोस्टा रिका। अगला न्यूज है कि हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन खो दिए हैं। अब ये प्राथमिक वन क्या है हम लोग नीचे देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन फिलहाल ये नंबर हमें ध्यान में रखना है, ये फिगर हमें ध्यान में रखना है
ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जो है भारत में 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन खो दिए हैं, और ये पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। पिछले वर्ष 2023 में जो है यह आंकड़ा 17,700 हेक्टेयर था, यानी कि इस वर्ष वृद्धि हुई है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि प्राथमिक वन किन्हें कहा जाता है। तो ये परिपक्व और प्राकृतिक वन है जो अभी तक मानवीय हस्तक्षेप से अछूते हैं, यानी कि अभी तक वहां पर मानवों का पहुंच, मतलब अभी भी ये इस तरह की, मतलब वैसी इकोलॉजी है जहां पर इंसानी इंसानी पहुंच से अभी भी दूर है। और ये वन जो होते हैं, इनमें जो इनका जो जीवन और मरण का चक्र है, ये नेचुरली होता है, यानी कि ये खुद से ग्रो करते हैं बिना मानवीय हस्तक्षेप के, और अपना जीवन काल पूर्ण होने के बाद ये खुद ही नष्ट भी होते हैं। तो इसलिए इन्हें प्राथमिक वन भी कहा जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये वन जो होते हैं अन्य वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं और जैव विविधता से भी समृद्ध स्रोत होते हैं। तो इस तरह के जो वनों इस तरह के वनों को, या इस तरह का जो एक इकोलॉजी है, उसे हम प्राथमिक वन कहते हैं। अब इसके उदाहरण से हम थोड़ा समझेंगे, जैसे कि भारत में पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी भाग के पर्वतीय वन हो गए, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, या दुनिया के कई उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे अमेजोन के वर्षावन। तो इस तरह के जो वन होते हैं इन्हें प्राथमिक वन कहा जाता है। और इसी प्राथमिक वन का जो है नुकसान हमने किया है पिछले वर्ष, जो कि था 18,200 हेक्टेयर। तो इसे इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। और इस रिपोर्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, या कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिन्हें ध्यान रखना है कि 2024 में विश्व भर में जो है लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं। तो ये फिगर भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि 2023 की तुलना में लगभग 2 गुना है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है, वो ये है कि कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए जो वनों की कटाई का जो पारंपरिक कारण हुआ करता था पहले, कृषि के विस्तार के लिए वनों को काटा जाता था, अब रिपोर्ट में ये बात सामने आया है कि अब पारंपरिक कृषि कारणों के लिए वनों की कटाई से ज्यादा जो है वन जो नष्ट हो रहे हैं, वो जो वनाग्नि होती है, वो वनाग्नि से ये वन जो है नष्ट हो रहे हैं। तो इसी का इसमें जो है इसी को इसमें मेंशन किया हुआ है कि कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए वनों की कटाई के पारंपरिक कारणों के विपरीत पहली बार आग जो है उष्णकटिबंधीय वन हानि का प्रमुख कारण बना है, जिससे कुल हानि का लगभग जो है 50% हुआ है, यानी जितनी हानि हुई है उसका 50% लॉस जो है वो वनाग्नि के कारण हुआ है। ये ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक यानी सर्वाधिक प्राथमिक वन किसी देश ने नष्ट किए हैं या नष्ट करने में योगदान दिया है तो ब्राजील है। उसने वैश्विक उष्णकटिबंधीय वन हानि का 42% जो है उसमें योगदान दिया है। तो ये सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। अब चूंकि ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की है, तो थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वर्ष 1997 में स्थापित यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वन की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है। और यह प्लेटफॉर्म जो है वास्तविक समय में, ध्यान रखिएगा, रियल टाइम में विश्व भर में वन परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है। अगला न्यूज है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है। तो चूंकि ये भारत का पहला, अपने तरह का पहला इनिशिएटिव है, पहला इस तरह का पहल है, जो क्या है भारत की पहली विस्टाडोम, क्या है इसको हम समझेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अच्छा हम लोग ये समझ लेते हैं कि विस्टाडोम कोचेस क्या होती है। ये जो ट्रेन की विस्टाडोम कोचेस जो आधुनिक तरह से जो डिजाइन की जा रही है, बनाई जा रही है आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, तो इस तरह के कोचेस जो होते हैं जिनमें कि बड़े कांच की खिड़कियां होती है या पारदर्शी छतें होती है, जिसके साथ ही ये 360 डिग्री का एक व्यू प्रदान करती है, ये इन विस्टाडोम कोचेस की विशेषता होती है। साथ ही इन कोचेस की जो सीट्स होती है वो 180 डिग्री तक घूम सकती है, जिससे यात्री या जो पर्यटक होते हैं वो आसानी से किसी भी दिशा में देख सकते हैं। तो इसे हमें, और इसी तरह का ये पहल जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इन कोचेस के साथ शुरू की जा रही है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसके लिए
दुधवा टाइगर रिजर्व को कतरनीय घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ा गया है। यानी कि टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य को आपस में जोड़ा गया है ताकि वहां पे विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेल शुरू की जा सके। इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में गुजरात के कच्छ में जेरोसाइट क्षेत्र की खोज की गई है, जो मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति को दर्शाता है। यानी मंगल ग्रह के समान की भूभाग की स्थिति को दर्शाने वाला ही एक भूभाग जो है, जो कि जिसका खोज कहाँ किया गया है, गुजरात के कच्छ में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जेरोसाइट होता क्या है, तो ये पोटेशियम, आयरन और सल्फेट से समृद्ध पीले भूरे रंग का खनिज है, जो मंगल ग्रह जैसे शुष्क और नमकीन वातावरण में पाया जाता है। और इसी तरह का कुछ मिलता जुलता भूभाग जो है अब गुजरात के कच्छ में जा गया है, और इस तरह के साइट को जेरोसाइट कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से आज हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है भारतीय राज व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में पूरे भारत में सिविल जज के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस की अनिवार्य आवश्यकता को बहाल कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हेडिंग है, जो हेडलाइन है हमारा, सिविल जज के पदों के लिए जो है आवेदन करने के लिए, ध्यान रखिएगा ये आवेदन से संबंधित है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस की अनिवार्यता को बहाल कर दिया है। यानी कि अब बिना 3 साल के वकालत का प्रैक्टिस किए हुए कोई भी वकील जो है सिविल जज के पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। और ये फैसला किसके द्वारा सुनाया गया है, तो ये फैसला सीजेआई BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के द्वारा यह फैसला जो है सुनाया गया है। और शीर्षस्थ कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि कानून में ग्रेजुएट छात्रों की जजों के तौर पर नियुक्ति के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस अनुभवहीनता को देखते हुए जो है जजों ने जो है इस तरह का फैसला दिया है। यह वही उम्मीदवार, ध्यान रखिएगा, वही उम्मीदवार, जैसे पहले क्या था कि वही व्यक्ति जो है, जो क्राइटेरिया था फॉर्म फिलअप करने का, उसमें था कि जिनके पास भी जो है LLB या BLLB की डिग्री होती थी, वो फॉर्म फिलअप कर सकते थे सिविल जज बनने के लिए। लेकिन अब जो है जिनके पास डिग्री तो होगी ही LLB और BLLB की, इसके अलावे जो है उनको जो है 3 साल का कानूनी प्रैक्टिस भी करना होगा। यानी कि इन दोनों अनुभवों के साथ ही कोई व्यक्ति जो है अब सिविल जज बनने के लिए आवेदन जो है वो आवेदन का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, सिविल जज जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसके पहले आपको ये बता दें कि भारत में जो है LLB या BLLB जो है वो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों डिग्री जो है आर रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द जुडिशियरी एग्जाम इन इंडिया। और जहाँ तक सिविल जज का बात है, तो ये एक तरह के न्याय अधिकारी होते हैं जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। जैसे सिविल मामले जैसे कि संपत्ति संबंधी विवाद हो गया, या इन इस तरह के मामलों में जो कि दो पक्षों जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच या दो संगठनों के बीच के विवादों से संबंधित जो मामले होते हैं, इनकी सुनवाई जो होते हैं सिविल कोर्ट के जज द्वारा यानी सिविल जज द्वारा किए जाते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि आपराधिक जो मामले होते हैं, तो आपराधिक मामलों के विपरीत जो सिविल मामले होते हैं, उनका उद्देश्य जो होता है विवादों को हल करना, तथा जो पीड़ित पक्ष होता है उनको क्षतिपूर्ति या जिससे हम मुआवजा भी कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति या मुआवजा देना होता है। तो ये सभी कार्य जो होते हैं वो सिविल जज के अधीन होते हैं, सिविल जज के द्वारा किए जाते हैं। तो इसीलिए इनकी आवश्यकता को देखते हुए अब जो है साथ ही उनमें एक अनुभव हो, एक वो सही तरीके से दक्ष हो अपने कार्य के प्रति, इसलिए जो है अब इस तरह का जो एक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें पदों पर आवेदन के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को की अनिवार्यता को बहाल कर दिया गया है। तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव जो होता है के अधिकार को
संविधान के आर्टिकल 21 के तहत महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। इसे हमें ध्यान में रखना है। ऐसा जैसा कि इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलों को जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उसका फैसला दिया है। और अब उसमें एक और जो है अधिकार शामिल हो गया है और वो है मातृत्व अवकाश का अधिकार। तो इसे ध्यान में रखना है। और यह फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बेंच में शामिल जस्टिस अभय ओका और उज्ज्वल गोयान द्वारा दिया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। और इसमें समय समय पर बहुत सारे फैसले लिए जाते रहे हैं, जिसका वर्णन मैंने यहाँ जो इमेज डाला है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इन सारे चीजों को जो है जब आप रिवीजन करिएगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें अब एक और चीज शामिल कर दिया गया है, वो है मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश। और इसके पहले भी एक और इसमें अधिकार शामिल किया गया था दिव्यांग जनों के लिए, जो डिजिटल एक्सेस का अधिकार है उसको भी मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला देते हुए सुनाया था। दिव्यांग जनों के पास जो है सिस्टम, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो भी इजिली जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को या डिजिटल एक्सेस को मिल सके या उसे वो एंजॉय कर सके। तो उसको भी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना था। और इसी कड़ी में अब एक और अधिकार शामिल कर दिया गया है जो है मातृत्व अवकाश का अधिकार। तो इसे ध्यान से सारे तथ्यों को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। ध्यान रखेंगे कि ये भारतीय चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है ताकि मतदाताओं को सुविधा हो सके। और उसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है कि जो किसी भी जो वोटिंग सेंटर होते हैं, जहाँ जो बूथ होते हैं जो बनाए जाते हैं जहाँ पे वोट दिया जाता है, वहां पे मतदाताओं की संख्या जो है जो कि पहले 1500 होती थी उसको घटाकर अब 1200 कर दिया गया है। और इस तरह से अब जो है इस फैसले के बाद लगभग भारत में 3 लाख और अधिक बूथ जो है ऐसे बूथ जो है बनाए जाएंगे जहाँ पे मतदान किया जा सके। और जहाँ तक भारत के चुनाव आयोग के बारे में है तो ये संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत स्थापित एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है। और यह अस्तित्व में कब आया तो 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसलिए इस डेट पे यानी 25 जनवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। और अक्टूबर 1993 से जो है भारत का चुनाव आयोग, जो कि पहले एक सदस्यीय हुआ करता था, अब वो भारत का चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय निकाय बन गया है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो इन सारे तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो भारत के चुनाव आयोग के सदस्य हैं उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है क्रमशः डॉक्टर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह। इन नामों को याद रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और ये 3 जज कौन कौन है, तीन न्यायाधीश जो है कौन कौन है तो एनवी अंजारिया, विजय बिश्नोई और अतुल एस चंदूरकर। और इन 3 न्यायाधीशों को जो है अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही जो शीर्ष अदालत में जो जजों की स्वीकृत संख्या यानी जो मैक्सिमम संख्या है उस मैक्सिमम नंबर को जो है अब फिलअप कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो सेवानिवृत्त होते रहता है तो फिर इस संख्या में कमी आती रहती है, लेकिन जैसे जैसे इस संख्या में कमी आती रहती है तो नियुक्ति के बाद इस संख्या को भरा भी जाता है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो स्वीकृत संख्या है वो 34 है। और इस 3 मंजूरियों के साथ या इन 3 नियुक्तियों के साथ जो है अब वो संख्या अपने 34 को जो है यानी 34 पोस्ट जो खाली थे, पद जो थे, वो टोटली भर दिया गया है। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट जो है समाप्त होता है। और अगला सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में खबरों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में
भारत का कोयला आयात जो है वो 1.7% घटकर 263.56 मिलियन टन हो गया है। तो ये नंबर, ये फिगर जो है ध्यान में रखिएगा, इन आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो कोयला आयात यानी दूसरे दूसरे देशों से जो हम आयात कर रहे थे उसमें 1.7% की कमी आई है। और प्रतिशतता के साथ ही वो, अगर मिलियन टन में बात किया जाए तो 263.56 मिलियन टन है। और ये पिछले पिछले वित्त वर्ष में कितना था, तो पिछले वित्त वर्ष में ये 268.24 मिलियन था। यानी पिछले वर्ष में हम लोग हमने 268.24 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, और इस वर्ष में यह घटकर 263.56 मिलियन टन हो गया है, जो 1.4% की कमी को दर्शाता है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अगले अगले पॉइंट में, वित्त वर्ष 2024-25 में संचयी कोयला उत्पादन जो है 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया है। ध्यान रखिएगा, हमने कोयला का जो कोयले कोयले का उत्पादन करते हैं वो जो है इसमें वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि होकर कितना चला गया है, तो 1047.57 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.99% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि एक तरफ से हम लोग उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इसलिए शायद इसका दूसरा पक्ष ये है कि हमने आयात में कटौती की है। पिछले वर्ष की तुलना में हमने इस वर्ष जो है लगभग 5% की वृद्धि के साथ 1047.57 मिलियन टन तक का कोयले का जो उत्पादन है हमारा वो पहुंच गया है। और ये पहली बार है जब हमने 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार किया है। तो ये सारे बिंदुओं को, इन सारे डेटा को जो है ध्यान रखिए। अगला न्यूज है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को 2.669 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अधिशेष जो है वो हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो सरप्लस है यानी जिसे हम अधिशेष कहते हैं वो कितना है, 2.69 लाख करोड़ रुपए का ये जो अधिशेष है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने भारतीय सरकार को जो है हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। और ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 था, उसमें हस्तांतरित किए गए 2.11 लाख करोड़ रुपए से 27% अधिक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पिछले वर्ष 2,11,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए थे, और इस वर्ष 2,69,000 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड अधिशेष जो है ये हस्तांतरित किया गया है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग पढ़ेंगे कि जो है भारत में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, वो आकर्षित किया है। तो ये हमें डेटा ध्यान में रखना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में जो एफडीआई जो था, एफडीआई का प्रवाह था क्या था, 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या लगभग 81 बिलियन डॉलर हम मान के चल सकते हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। यानी कि पिछले वित्त वर्ष में 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह हुआ था भारत में, जो इस वर्ष 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। और सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह अगर किसी क्षेत्र में हुआ है, किसी सेक्टर में हुआ है, तो सेवा क्षेत्र में हुआ है। तो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई का प्रवाह हुआ है, जिसमें 40.77% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में। यानी कि जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, जो पिछले वित्त वर्ष में यह 6.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, उससे बढ़कर यह 2024-25 में 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी कि लगभग 41% की वृद्धि दर्ज की गई है, और सेवा क्षेत्र सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला क्षेत्र है। और शीर्ष 3 राज्य जिन्होंने सबसे अधिक एफडीआई का प्रवाह जो है आकर्षित किया है, उनमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, और दिल्ली तीसरे स्थान पे है। और 3 प्रमुख निवेशक देश यानी कि जिन देशों से एफडीआई का प्रवाह अधिक भारत में हुआ है, उनमें पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे मॉरिशस है, और तीसरे स्थान पे अमेरिका है। तो इन सारे तथ्यों में से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए काफी इसे ध्यान से पढ़िएगा, और काफी ध्यान से इसे बार बार रिवाइज करिएगा, और इसे याद रखिएगा।
अगली न्यूज की तरफ हम लोग चलेंगे, जो है कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, पीवी आर सुब्रमण्यम, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों को, ध्यान रखिएगा ये आईएमएफ के आंकड़े हैं, जिन्हें नीति आयोग के सीईओ ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया है। और इस आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने एक घोषणा की है, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ध्यान रखिएगा ये आईएमएफ का आंकड़ा है, और इस आईएमएफ के आंकड़े को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत की गई है नीति आयोग के सीईओ के द्वारा। इसके हिसाब से भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हम लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि वर्ष 2014 में भारत की जहाँ जो जीडीपी थी ट्रिलियन डॉलर में, वो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। वहीं 2025 में हमने लगभग 2 गुने से अधिक, यानी कि भारत के जीडीपी में 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। 2025 में यह 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, और इस तरह से हम चौथे नंबर में पहुंच गए। अगला न्यूज है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका से दूसरे देशों में भेजे जाने वाला धन, जिसे विप्लेशन या रेमिटेंस कहा जाता है, और 5% का कर लगाने का फैसला किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, इसे ध्यान रखिएगा कि जो दूसरे देशों अमेरिका से दूसरे देशों में जो धन भेजे जाते हैं जो डॉलर के रूप में, जिसे विप्लेशन कहा जाता है, उसको 5% का कर लगाने का फैसला किया गया है। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई भारतीय वहां से $100 अगर अमेरिका से अर्न करता है, कमाकर भारत भेजना चाहता है, तो $100 पर उसे $5 का टैक्स देना होगा, जो कि 5% कर हुआ। तो इसे हमें ध्यान रखना है। और आरबीआई के अनुसार वर्ष 2023-24 में जो है भारत को 118.7 अरब डॉलर का वैश्विक धन विप्रेशन के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसमें से $32 अरब सिर्फ अमेरिका से प्राप्त हुआ था। यानी कि वर्ष 2023-24 में जितना विप्रेशन प्राप्त हुआ था 118.7 अरब डॉलर का, उसमें से $32 अरब सिर्फ जो है अमेरिका से प्राप्त हुआ था। तो ये हमें ध्यान है। यानी कि अब अगर कोई व्यक्ति, अगर मान के चलिए कि अगले वित्त वर्ष में अगर इतना ही विप्रेशन अगर भारत को प्राप्त होता है, यानी कि अमेरिका से भारत भेजा जाता है, तो अब इस पे 5% का टैक्स लगेगा। अगर इस $32 अरब को ही अगर देख ले, तो इस पे अब जो वहां से विप्रेशन आएगा उस पे लगभग $1.60 बिलियन का टैक्स देना होगा, इतना विप्रेशन भारत भेजने के लिए। तो ये काफी ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा कि 3 ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जिसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हम कह सकते हैं, जिनको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त दिया गया है। और तीनों नाम हमें ध्यान में रखना है, जो है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टन लिमिटेड। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। और मिनी रत्न 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो पात्रता से संबंधित शर्तें हैं, उसमें क्या क्या है कि एक तो कि पीएसयू को कम से कम पिछले 3 वर्षों तक लगातार लाभ जो है वो अर्जित करना चाहिए, जो कि कितना होगा, शुद्ध लाभ 30 करोड़ या उससे अधिक। यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको मिनी रत्न का दर्जा जो दिया जाएगा, उसके लिए कुछ शर्तें उसमें है। पहला, 3 वर्षों तक लगातार वो लाभ हो, और शुद्ध लाभ कितना हो, 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक। इसके अलावा ऋण का भार जो है कंपनी की संपत्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी पर जो ऋण का भार है कंपनी की संपत्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी के खिलाफ किसी तरह की गंभीर वित्तीय अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बोर्ड में सरकार द्वारा नामित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे शर्त है जिनके फुलफिलमेंट के बाद, जिनको पूरी करने के बाद किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाता है। और इसी से संबंधित ये रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र तीनों में नाम याद रखिए। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अब लोग अगले सेगमेंट पर बढ़ेंगे, जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटना। और उसका पहला न्यूज है पीएसएलवी C61
जो कि जिसके द्वारा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन को भेजा जाने वाला था, वो हाल ही में फेल हो गया है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हाल ही में इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV-C61 मिशन में रॉकेट के तीसरे चरण में खराबी के कारण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 को उसकी निर्धारित सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने में विफलता हुई, यानी कि ये मिशन जो है फेल हो गया है। तो इसे हमें ध्यान में रखिएगा, इन नाम को ध्यान में रखिएगा, जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 और ये जो लॉन्चिंग जो प्रक्षेपण यान था, लॉन्चिंग व्हीकल, उसका नाम है PSLV-C61 और यह इसरो का 101वां मिशन था। तो इस मिशन को, इस नंबर को भी याद में रखिएगा कि कौन सा मिशन था, 101वां मिशन था और ये PSLV का 63वां मिशन था। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। और इसके द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाना था वो था, इसे सभी मौसमों पृथ्वी की इमेजेस या छवियां कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसी सैटेलाइट को इस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाना था और ये मिशन जैसे अगला न्यूज है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के प्रमुख वी नारायणन द्वारा कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया है। देखा, वर्ष 2025 को इसरो के द्वारा गगनयान वर्ष घोषित किया गया है। तो ऐसे गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, यानी कि इस मिशन के तहत कुल 3, इस मिशन के भाग के रूप में कुल 3 मिशनों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 मिशन जो होंगे मानव रहित मिशन होंगे और 1 मानव युक्त मिशन होगा। मानव युक्त मिशन जो होगा अंतिम मिशन होगा। मानव युक्त मिशन से पहले एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम व्योम मित्र है, या जो ह्यूमनॉइड रोबोट है यानी अर्ध मानव रोबोट को ले जाने वाला एक परीक्षण उड़ान इसी वर्ष यानी दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पहला मानव रहित मिशन होगा, अगला मानव रहित मिशन अगले वर्ष होगा और जो संभावित मानव युक्त मिशन होगा वो 2027 में पूरा किया जाएगा या इसरो के द्वारा उसे लॉन्च किया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा ये भी देख लेते हैं कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, गगनयान मिशन की। तो इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। लॉन्च की संभावित तिथि है वर्ष 2027 और इस मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए, ध्यान रखिएगा, इस मिशन को बढ़ाया भी जा सकता है, 3 से अधिक दिन भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी है कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 3 दिनों के लिए लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, यानी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहां पे स्पेस में जो है लगभग जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वह 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा, जिससे वो अंतरिक्ष में रह के अंतरिक्ष से संबंधित जो शोध होते हैं वो कर सके। अगला है चंद्रयान 5 मिशन। इसके बारे में हम सारे तथ्यों को देखेंगे कि भारत का इसरो और जापान की JAXA के बीच का यह एक संयुक्त परियोजना है जिसे लूपेक्स मिशन यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी चंद्र, अभी तक कुल जितने भी चंद्रयान मिशन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें ये 5वां मिशन है जिसके जो कि भारत और जापान का एक संयुक्त परियोजना है, जिसे लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। और इस मिशन में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ साथ अमेरिकन स्पेस एजेंसी भी अपना सहयोग देंगे और इस मिशन का उद्देश्य होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण करना, पानी तथा अन्य तत्वों की उपस्थिति का जांच करना जो संभवतः सतह पर बर्फ के रूप में उपस्थित है। और इसकी संभावित लॉन्च की संभावित तिथि है वर्ष 2027-28। मतलब चंद्रयान मिशन के बारे में देख लेते हैं कि इससे संबंधित अब तक कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं। और इसका पहला मिशन जो था अक्टूबर 2008 में PSLV-C11 से प्रक्षेपित यह मिशन चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन था। ध्यान रखिएगा, इस मिशन के अंतर्गत जो पहला मिशन लॉन्च किया गया था 2008 में किया गया था और अपने पहले ही मिशन में इसने पानी के अणुओं की खोज की थी।
चंद्रयान 2 मिशन जो है, जो कि जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसे जीएसएलवी MK3 या मार्क 3 जिसको कहते हैं, से प्रक्षेपित इस मिशन का लक्ष्य जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। हालांकि ये घटना आप लोगों को याद भी होगा कि, लेकिन अंतिम चरण के दौरान क्या था कि जो लैंडर विक्रम था उसका संपर्क जो है टूट गया था और वह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और और इसके बावजूद भी जो है चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने चंद्रमा का अध्ययन करना जारी रखा था। और अगला इसी क्रम में अगला मिशन जो था 2023 में, जो कि भारत के लिए काफी ऐतिहासिक पल लेके आया, जिसमें भारत जो है चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और चंद्रयान 4 मिशन जो है, जो कि प्रस्तावित चंद्रयान 4 मिशन एक वापसी नमूना मिशन होगा, यानी कि इसमें ये मिशन जाएगा और वहां से नमूना इकट्ठा करके वापस लाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के मिशन में जाना आसान होता है, लेकिन उसकी तुलना में वापस लौटना जो है वो काफी मुश्किल होता है। और इस तरह का कार्य अभी तक सिर्फ 3 देशों ने ही किया है, इसमें अमेरिका है, चीन है और ये वापसी नमूना मिशन होगा जो चंद्रमा से नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर लाएगा, ताकि चंद्र सतह की खनिज संरचना का अध्ययन किया जा सके। और उसके बाद जो है चंद्रयान 5 मिशन होगा। इस क्रम में चंद्रयान 5 जो है एक वैज्ञानिक अन्वेषण मिशन है, जो चंद्रमा की जल संबंधी संभावनाओं का परीक्षण करेगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह का सफलता जो अभी तक सिर्फ 3 देशों को मिला है, जिसमें पहले तो अमेरिका है, फिर रूस है और फिर चीन है। और अगर ऐसा काम भारत करता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे आपका भी कहा जाता है, कार्यक्रम को मंजूरी रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसके बारे में तो आप देखेंगे कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को मंजूरी देने का? 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू जेट को विकसित करना, यानी 5वीं पीढ़ी के विमान जो फाइटर जेट होते हैं उनका विकास करना। और इसका निर्माण जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा किया जाएगा। और इसमें 2 वेरिएंट कुल डेवलप किए जाएंगे। इसमें पहला वेरिएंट जो होगा MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन वर्ग का अमेरिका द्वारा निर्मित GE414 इंजन जो है लगाया जाएगा, यानी जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन, जिसे GE414 कहा जाता है। तो वो जो पहला वेरिएंट होगा उसमें ये इंजन लगाया जाएगा। और जिसका जो अपग्रेडेड वर्जन होगा इसके द्वारा इसी में अगली कड़ी में तो जिसका कि नाम होगा AMCA MK2, उस वेरिएंट में 110 किलो न्यूटन का इंजन जो है उस फाइटर जेट में 110 किलो न्यूटन का इंजन जो है लगाया जाएगा। और ये इंजन जो है विदेशी रक्षा कंपनियों के सहयोग से भारत द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारे डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। तो ये सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। काफी इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है व्यक्ति दिवस, त्योहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। और इसका पहला न्यूज है जो कि एक बुक है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है और उस बुक का नाम है कॉन्टेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट एंड इनसाइड स्टोरी ऑफ 2024 इलेक्शंस। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह द्वारा। इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है सिरुई लिली का संबंध है। और ये सिरुई लिली जो है वो मणिपुर का राजकीय पुष्प है। और पिछले 2 वर्षों से जो मणिपुर में जो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 2 वर्गों के बीच, कुकी और मैतई समुदायों के बीच, तो उनके बीच के संघर्षों के कारण ये उत्सव जो है नहीं मनाया जा रहा था, जो अब जाके मनाया जाएगा। इसे ध्यान रखिए। अगला न्यूज है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, जो कि पुस्तक है। और इस पुस्तक की लेखिका कौन है? नाम याद रखिएगा, डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। इस पुस्तक की लेखिका है पूजा पुजारा।
ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा, उनकी ये वाइफ है और उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला न्यूज है जो कि एक और पुस्तक है कि हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ओरिजिनल सिन, और लिखी और प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? जेक टैपर और एलेक्स के द्वारा। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है जो कि एक और बुक है, वो है रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। और एक और ये पुस्तक है जिसके लेखक है जो हमारे वर्तमान में सीडीएस है जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ये पुस्तक नाम याद रखिएगा जो है रेलिवेंट एंड रिसर्च फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। अगला न्यूज है जो कि एक और बुक से संबंधित है जिसका नाम है टेस्टेड। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है टेस्टेड। अगला न्यूज है वीरता पुरस्कार 2025। ये कैलेंट्री अवार्ड है, इसके बारे में हम देखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है, चूंकि वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। ध्यान रखिए कुल 40 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इस वर्ष, जिसमें 6 कीर्ति चक्र है और 33 शौर्य चक्र है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और वीरता पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा सैन्य कर्मियों, पुलिस बलों और नागरिकों को उनके द्वारा आत्म बलिदान और साहस के अद्वितीय प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इन पुरस्कारों की जहां तक स्थापना की बात है तो इन पुरस्कारों में 3 पुरस्कार जो है वो युद्ध काल के लिए दिए जाते हैं और 3 पुरस्कार जो है शांति काल में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए, साहस का अद्वितीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें युद्ध काल में, जिसमें युद्ध काल के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है, ये युद्ध काल के लिए दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। और शांति काल में, यानी जब युद्ध न हो रहा हो, शांति काल में दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं इनकी स्थापना 1952 में की गई थी और इनमें शामिल है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, ये युद्धकाल और शांति काल में दिए जाने वाले गैलेक्ट्री अवार्ड्स। अगला न्यूज है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है छोंजिल अंगमी। ये नाम याद रखिएगा। और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत की ये पहली दृष्टिबाधित महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, जो कि हिमालय की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को एक और वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। तो ये एक्सटेंशन है एक और वर्ष का, और वे मई 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, उनको एक और वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। अगला न्यूज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है और यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। ये तिथि याद रखिएगा। और यह पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है 18 मई 1998 को मनाया गया था। अगला न्यूज है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, और यह प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है भारत में, और इसका आयोजन जो है गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है।
इससे संबंधित इतिहास थोड़ा हम देखेंगे कि यह दिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि 1984 से 1989 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री है, की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और साथ ही जो है राजीव गांधी, जिनकी हत्या जो है 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में श्रीलंका के मिलिटेंट ग्रुप लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के द्वारा आत्मघाती बम विस्फोट में कर दी गई थी। तो उन्हीं की याद में जो है यह दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मई। पहली बार ये दिवस जो है 21 मई 1992 को मनाया गया था। यानी 1991 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी और 1992 से इस दिवस को ऑब्जर्व किया जा रहा है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के। ध्यान रखिएगा, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 1984 से 1989 और इन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया। अगला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की जो थीम है इसके रिगार्डिंग वो है प्रकृति के साथ सामंजस्य और समृद्ध विकास, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये कुछ तथ्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से संबंधित है। अगला न्यूज है कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा तपन कुमार डेका को भारत की प्रमुख घरेलू खुफिया एजेंसी, जिसे हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं, के निदेशक के रूप में 1 साल का विस्तार दिया गया है। यानी कि इनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है, सर्विस को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये कौन है? तपन कुमार डेका, जो कि आईबी के निदेशक है और वे इस पद पर जून 2026 तक। इस कड़ी में अगला न्यूज है हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025, जो कि प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। ये तिथि याद रखिएगा। और हिंदी पत्रकारिता दिवस का इतिहास जो है 30 मई 1826 से शुरू होता है, क्योंकि इसी दिन पत्रकार और समाज सुधारक पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंड मार्तंड की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को शुरू किया गया था, जिसका नाम था उदंड मार्तंड। इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। और इसी तिथि के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आज का हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट को बढ़ेंगे, जो है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के घोघला बीच पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बिहार में जो था संस्करण बिहार में समाप्त हुआ है और अब ये जो है शुरू किया गया है खेलो इंडिया बीच गेम्स, यानी समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं उन पे इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इस क्रम में ये पहला जो है हाल ही में कहा शुरू किया गया है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के घोघला बीच पर। और इसका शुभंकर जो है मैस्कॉट जो है वो पर्ल है, जो कि एक डॉल्फिन है। इसमें जो शीर्ष 3 पदक प्राप्त करता राज्य जो है वो उसमें पहले स्थान पर मणिपुर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे नागालैंड है। तो ये भी ध्यान रखिए। अगला न्यूज है कि हाल ही में LR श्रीहरि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मैंडेट हासिल करके भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस न्यूज को भी ध्यान रखिएगा कि हाल ही में LR श्रीहरि, ये नाम याद रखना है, जो कि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इससे पहले तमिलनाडु के ही बी श्याम निखिल भारत जो है वो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर भारत से पहले ग्रैंड मास्टर का बात किया जाए जो 1988 में
विश्वनाथन आनंद थे। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर 2002 में कोनेरू हम्पी बनी थी। और ग्रैंड मास्टर, जहां तक ग्रैंड मास्टर की बात किया जाए तो शतरंज में विश्व चैंपियनशिप खिताब के बाद दूसरा सबसे बड़ा खिताब है। तो इस सारे सारे तत्वों को ध्यान रखें। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। इसके बारे में हम देखेंगे। वर्ष 2025 के संस्करण की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। आयोजन स्थल अरुणाचल प्रदेश है और कुल 6 देशों ने इसमें भाग लिया है। और वो 6 देश कौन कौन है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव। और सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, यानी कि ये द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सैफ जो ये जिसे हम लोग साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसके संस्थापक देश जो थे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव थे। और भूटान जो है वर्ष 2000 में इस महासंघ का 7वां सदस्य था। इसका सचिवालय जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने घोषणा की है कि 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है का आयोजन जो है 1 से 10 अप्रैल के बीच अहमदाबाद, गुजरात में किया जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 2026 में है। 2026 के लिए अभी से ये प्रस्तावित कर दिया गया है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने घोषणा की है कि एशियाई भारोत्तोलन 2026 का जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इसके साथ ही हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है और हम लोग अगले सेगमेंट पर बढ़ेंगे, जो है इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट, जो है बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसे देखा था कि राजस्थान से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें बिहार से भी दो अमृत भारत रेलवे स्टेशन शामिल थे जिनका उद्घाटन किया गया। उनमें 2 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। एक तो है गोपालगंज का थावे जंक्शन और दूसरा है फिर 35 जंक्शन जो कि भागलपुर में है, या जिसे हम कह सकते हैं भागलपुर साहेबगंज रेलखंड पर स्थित है। ये बिहार से 2 रेलवे स्टेशन है जिन्हें अमृत भारत रेलवे स्टेशन मिशन के तहत या प्रोग्राम के तहत, कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रत्येक वर्ष 13 मई को सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो ये तिथि याद रखिएगा, जो कि 13 मई है और इसको अब से बिहार में सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले राज्य के सेना के जवानों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का घोषणा किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में बिहार से लगभग 3 सेना के जवान हमारे शहीद हुए थे। उन सेना के जवानों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का घोषणा किया गया है बिहार सरकार द्वारा। और इस वीडियो में लास्ट सेगमेंट का जो लास्ट न्यूज है कि हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि का विस्तार जो है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक कर दिया गया है। तो ये तिथि भी ध्यान में रखिएगा, जो है कि जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। और वो कब से कब तक है, तो 2025-26 से लेकर 2029-30 तक कर दिया गया है। और इस मिशन का शुरुआत जो है, इस अभियान का शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था, इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य, तो ये इसका उद्देश्य जो था जल संरक्षण के साथ साथ हरित आवरण को बढ़ावा। तो इस तरह से हमारा आज के लास्ट सेगमेंट का लास्ट वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
साथ ही अगर कोई अपना कीमती सुझाव होगा, कमेंट होगा, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ड्रॉप करिएगा। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।